दोस्तों आज के समय पूरी दुनिया स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, लेकिन भारत की किसी भी देश के साथ कोई खास दुश्मनी नहीं है। अगर दुनिया के सभी देशों के लिस्ट में से कुछ गिने चुने देशों का नाम निकाल दिया जाए तो भारत के रिश्ते सबके साथ अच्छे हैं और इस चीज का फायदा भी भारत को समय समय पर मिलता आया है। और अब ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी की बेइज्जती की है। ठीक वैसे ही जैसा कि कुछ दिनों पहले इन्हीं यूरोपीय देशों के कहने पर अमेरिका ने भारत के चाबहार पोर्ट को लेकर के कई सवाल और कई अग्रीमेंट्स को कैंसिल कर दिया है। दूसरी खबर भारत इजरायल से है, जहाँ पर इजरायल अपने स्कूल के इतिहास की किताबों के अंदर बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने कैसे इजरायल की मदद की थी उसे अब इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाएगा। तीसरी अपडेट भारत से है, जहां पर भारत ने टैरिफ का तोड़ निकालने के लिए अब उन चीजों की लिस्ट निकालनी शुरू कर दी है जिसका हम अपने देश के अंदर प्रोडक्शन कर सकते हैं। लास्ट अपडेट इंटरनेशनल डिफेंस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर समुद्र में अब चीन ने अपने कई एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर उतारने शुरू कर दिए हैं। जानते हैं आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। सबसे पहले भारत और ईरान की बात की जाए तो भारत ईरान से कई साल पहले तक तेल भी इंपोर्ट कराता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत ने यहां से तेल इंपोर्ट कराना बंद कर दिया। लेकिन भारत के कहने पर ईरान में मौजूद चाबहार पोर्ट के लिए भारत को स्पेशल छूट दी गई और कहा गया कि भारत चाबहार का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल एशिया तक व्यापार कर सकता है। इसीलिए भारत ने साल 2024 में न सिर्फ चाबहार पोर्ट में मोटी इन्वेस्टमेंट की थी, बल्कि अगले 10 सालों के लिए इस पोर्ट के कई हिस्से भारत के नाम हो गए थे और कहा गया था कि अगले आने वाले कई दशकों तक ये हिस्सा भारत का ही नाम रहेगा, बस इस डील को एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन अमेरिका में बैठे हुए ट्रंप को शायद ये बात पसंद नहीं आई और ट्रंप ने इस हिस्से को भी भारत से छीन लिया और अब भारत या फिर दुनिया की कोई कंपनी इस रूट से व्यापार नहीं कर सकती है। अगर इस रूट से व्यापार किया जाता है तो उस कंपनी पर भी तमाम प्रतिबंध लग जाएंगे और वो यूरोप, अमेरिका किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं कर पाएगा। लेकिन ईरान ने ठीक इसी तरीके से बदला लिया यूरोप से। असल में यूरोपीय देशों के कहने पर ही ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो पैसा रूस को मिल रहा है। रूस का पैसा यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल होगा और रूस धीरे धीरे बढ़ते हुए यूरोप की तरफ आगे बढ़ेगा और अमेरिका को इससे कोई खतरा नहीं है। इसलिए अमेरिका का टैरिफ लगाना किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन फिर भी यूरोपीय देशों के कहने पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया और अब यूरोपीय देशों के खिलाफ ईरान भी खड़ा हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जिन्हें E3 कहा जाता है, वहां से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं, जो इन देशों द्वारा ईरान के विरुद्ध स्वेप बैक प्रतिबंध व्यवस्था को फिर से लागू किए जाने के विरोध में किया गया एक सबसे बड़ा कूटनीतिक कदम है। असल में E3 देशों का आरोप लगाया गया कि ईरान साल 2015 के परमाणु समझौते यानी कि जेपकॉप समझौते का लगातार उल्लंघन करता चला जा रहा है। इसके तमाम सबूत संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के खिलाफ भी जाते हैं और अगर ईरान ऐसा नहीं करता है तो अगले 30 दिनों के भीतर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। यानी कि आने वाले समय में ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकता, फिर चाहे वो पावर जनरेशन के ही लिए क्यों ना इस्तेमाल किया जा रहा हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस, चीन, पाक और अल्जीरिया समेत केवल 4 देशों ने चीन और रूस के पक्ष में मतदान किया है, जबकि बाकी सदस्य इसके खिलाफ खड़े रहे हैं और अभी इसमें भारत का एंगल आना बाकी है। असल में ईरान का तर्क है कि अमेरिका ने साल 2018 में JCPOA से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद उसने अपने प्रतिबंध कम करने शुरू किए और E3 देशों का कहना है कि ईरान ने सैन्य स्तर पर यूरेनियम को कलेक्ट करना शुरू कर चुका है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत हमेशा से ही JCPOA का समर्थन करता आया है, क्योंकि ईरान के साथ उसके ऊर्जा व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा के गहरे रिश्ते हैं। इसके अलावा भारत पर एनर्जी ट्रेड, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान के चाबहार पोर्ट जैसी परियोजनाओं पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए भारत किसी भी देश के साथ ना तो अच्छी दोस्ती और ना ही अच्छी दुश्मनी रखता है, बल्कि भारत बैलेंस रिलेशन लेकर के चलता है। अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो प्रतिबंधों की बहाली से ईरान की अर्थव्यवस्था, ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन, रीजनल अनस्टेबिलिटी को झटका लगेगा। वहीं अमेरिका, E3, रूस, चीन में बढ़ते मतभेद मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बड़े राजनीतिक उथल पुथल पैदा कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ईरान की समस्या का समाधान यूरोपीय देश कैसे निकालते हैं, अदरवाइज दिक्कतें कई देशों को फेस करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट इजरायल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली इजरायल ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये है कि अब इजरायल अपने इतिहास की स्कूल किताबों से आधिकारिक रूप में मान्यता दे चुका है कि प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1918 के दौरान हाइफा शहर को आजादी ब्रिटिशर्स सैनिकों ने नहीं बल्कि
बल्कि भारतीय सैनिकों ने दिलाई थी और यह आजादी ओटोमन शासन से मुक्त कराने के लिए थी। आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि दशकों से इजराइल के इतिहास में यही पढ़ाया जा रहा था कि ब्रिटिश सेना ने हैफा को आजादी दिलाई थी, लेकिन अब इजराइल ने आधिकारिक तौर पर यह मान्यता दे दी है कि यहाँ पर भारत का हाथ था और भारतीय सेना को ही सम्मान दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 सितंबर 1918 को भारतीय सेना ने 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड, जिसमें मैसूर, हैदराबाद, जोधपुर, लांसर प्रमुख थे, हैफा में घोड़ी टुकड़ी द्वारा हमला किया जो और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में ऑटोमन तुर्की और जर्मनी निकेल बंदी को भेदकर शहर को मुक्त कराया था। युद्ध में सिर्फ 8 भारतीय सैनिक शहीद हुए, 34 घायल हुए और लेकिन 700 से ज्यादा कैदी, 17 तोपें और 11 मशीन गनें कब्जे में आ गई थी। इस लड़ाई में कैवलरी ऑन द गैलप की आखिरी बड़ी घटना थी इसे और सैन्य इतिहास का सबसे साहसी घुड़सवार आक्रमणों में से इसे एक गिना जाता है। अब जब भारतीय सैनिकों ने अपना इतना बलिदान दिया है तो कैसे इजराइल उस एहसान को पीछे छोड़ सकता है। हालांकि इजराइल वो देश है जिसने कारगिल के समय भारत की सबसे ज्यादा मदद की थी, अपने हथियारों के जखीरे से हथियार भारत को सप्लाई किए थे। तो हम कैसे अपने इतिहास को भुला सकते हैं और ऐसे ही दोस्ती हमेशा से चलती रहेगी। दुनिया की कितनी भी अड़चने आए, भारत और इजराइल की दोस्ती कभी नहीं टूटने वाली। फिलहाल इजराइल के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत और अमेरिका और टैरिफ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने अमेरिका, चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से निपटने के लिए अब नया समाधान निकालना शुरू कर दिया है और वो है स्वदेशी अभियान। वैसे कहना चाहिए कि गवर्नमेंट को ये काम काफी समय पहले ही शुरू करना चाहिए था, अब तक ये लिस्ट काफी ज्यादा बड़ी हो जाती। और रिसेंट रिपोर्ट्स ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री से कि 100 ऐसी इंपॉर्टेंट आइटम्स की लिस्ट निकाली जाए जिन्हें हम भारत के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि अब इंपोर्ट के भरोसे नहीं रहा जाएगा, बल्कि उन चीजों को हम देश के अंदर तैयार करेंगे। वैसे तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कई साल पहले, लगभग 10 साल पहले भारत सरकार ने शुरू कर दिया था मेक इन इंडिया के नाम से, लेकिन उसमें ज्यादा डेवलपमेंट्स हमें देखने को नहीं मिली और अब फिर से हमें इस पर जोर देना पड़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत अब छोटे आइटम से लेकर के बड़े सभी चीजों की लिस्ट निकाली जाएगी जिससे हम उन्हें देश के अंदर तैयार कर सकें। अगर हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा बताएं तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 सालों में ग्लोबल लेवल पर 800 अरब डॉलर से भी ज्यादा के व्यापार पर किसी न किसी प्रकार के प्रतिबंध लग चुके हैं। यानी कि आप उस देश से सामान नहीं खरीद सकते या फिर डुअल यूज वाली चीजें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसे में डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही एकमात्र समाधान बनता है। फिलहाल भारत सरकार की मेक इन इंडिया PLI की बात की जाए तो ऐसी तमाम योजना वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी उत्पादन पर काम कर रही है और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि साल 2014 में करीब 2 मोबाइल फैक्ट्रियां भारत के अंदर एग्जिस्ट करती थी और आज लगभग 300 फैक्ट्रियां हो चुकी हैं और 99% मेड इन इंडिया मोबाइल भारत में तैयार किए जा रहे हैं, भले ही वो असेंबल्ड हो रहे हों। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट चीन से सामने निकल के आ रही है, लेकिन चीन ने जो काम करना शुरू किया है ये खतरा सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि भारत के लिए भी तैयार हो चुका है। असल में चीन ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया है कि उसने अपने चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम करना शुरू कर दिया है, दैट इज टाइप 004, जो कि पूरी तरीके से न्यूक्लियर पावर से चलेगा। इसका उद्देश्य है अमेरिकी सेना के फोर्ड क्लास सुपर कैरियर्स पर सीधा कंपटीशन देना और सुपर कैरियर इंडो पैसिफिक के अंदर बैलेंस मेंटेन करने के लिए तैयार किया गया एक बहुत ही आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर था। अगर हम चीन के इस एयरक्राफ्ट कैरियर की डिटेल्स आपको बताएं तो उसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 1,10,000 से 1,20,000 टन के आसपास होने वाला है। यानी कि पूरा विशालकाय जहाज जिस पर पूरे शहर को बसाया जा सकता है। लंबाई लगभग 300 से 350 मीटर के आसपास होगी। 2 प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स और जो कि 500 मेगावाट्स के होंगे। विमान की क्षमता बात की जाए तो करीब 90 जहाज इस पर लादे जा सकते हैं और तमाम तरीके के छोटे बड़े हथियार भी इस पर आसानी से रख करके किसी भी क्षेत्र को युद्ध का मैदान बनाया जा सकता है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।